जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है मारूफ इम्तियाज़ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट यूनिट 5 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 3 कवर कर चुके हैं। 3 और 4 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसमें जो भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये के सारे जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं आप पीडीएफ के फॉर्म में आसानी से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ का इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें, जो भी हम पीडीएफ देते हैं वो गूगल ड्राइव के फॉर्म में देते हैं, तो गूगल ड्राइव वाला जो है आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे सवाल जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो है 2 मार्क्स के है या फिर 7 मार्क्स के। 10 मार्क्स के जो भी सवाल आएंगे यही 7 मार्क्स वाला ही 10 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ें 7 मार्क्स वाला तो ऐसा पढ़े कि अगर वो 10 मार्क्स में आ रहा है तो हम उसको आसानी से लिख सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स वाले सवाल हैं। 2 मार्क्स वाले जो भी सवाल होते हैं डेफिनेशन टाइप होते हैं, या फिर एग्जाम्पल दीजिए या फिर डिफिनेशन उसका डिफाइन कीजिए कि वो होता क्या है। ठीक है, 7 मार्क्स से सवाल है। इसमें क्लासिफिकेशन भी है, इसमें फार्माकोलॉजी भी है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग है, कौन कौन ड्रग के फार्माकोलॉजी है। और ये क्लासिफिकेशन जो भी हमने लिखे हैं ये स्टैंडर्ड बुक से लिखे हैं, के डी त्रिपाठी से हम लोग ये जो है बुक का जो है आपको पीडीएफ लास्ट में दे देंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल किए एंटी पार्किंसन और एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी, इसका जो है जो क्लासिफिकेशन है पीडीएफ वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा, डिफरेंशिएट MAO टाइप ए एंड टाइप बी इनहिबिटर विथ एग्जांपल। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप MAO का इनहिबिटर जो होता है, इसका MAO का फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या होता है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। टाइप ए एंड टाइप बी का इनहिबिटर का ये डिफ्रेंशिएट करना और उसके एग्जांपल के साथ लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर MAO टाइप ए एंड टाइप बी दोनों को अलग अलग ऐसे करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होता है। एंड पेरिफेरल टिश्यू जैसे कि लीवर में ये क्या होता है? मौजूद होता है। क्लियर है? प्रेजेंट इन मेनली इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता ही है। एंड एक्ट मोर ऑन डोपामिन, ये डोपामिन में ज़्यादा एक्ट करता है। क्लियर है? ठीक है, इट एक्ट्स नॉन स्पेसिफिकली ऑन नॉन एड्रेनालिन और 5-HT। 5-HT का मतलब सेरोटोनिन। क्लियर है? सेरोटोनिन 5-HT, सेरोटोनिन को शॉर्टकट में 5-HT भी लिखते हैं। तो यहाँ पे इट एक्ट नॉन स्पेसिफिकली, यानी कोई स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये स्पेसिफिक नहीं है, इस पर भी एक्ट कर सकता है, इस पर भी एक्ट कर सकता है, नॉन स्पेसिफिकली है। ठीक है, नॉन एड्रेनालिन और सेरोटोनिन और 5 डोपामिन। क्लियर है? लेकिन ये जो स्पेसिफिक इनहिबिटर है, कौन? एग्जांपल लिखा हुआ है सेलिजिलिन। सेलिजिलिन इज ए स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ MAOB। क्लियर है? तो ये स्पेसिफिक इनहिबिटर है, इसलिए इसको याद रखेंगे, सेलिजिलिन। अब देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरह यहाँ पर भी स्पेसिफिक इनहिबिटर है, क्लोरगाइलिन। क्लोरगाइलिन इज ए स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ MAOA। क्लियर है? और यहाँ पर पारगाइलिन इज ए नॉन सेलेक्टिव MOA इनहिबिटर, MAOI से इनहिबिटर। क्लियर है? नॉन सेलेक्टिव है।
क्लियर है, ये 3 पॉइंट है, याद रखेंगे। नॉन एड्रेनालिन और सेरोटोनिन इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बेंजाइल अमाइन, ठीक है। और इसका एग्जांपल और एक और क्या हो जाएगा, बीटा फेरी फिनाइल इथाइल अमाइन, बेटा फिनाइल इथाइल अमाइन। क्लियर है। तो ये हमारा 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे जवाब दे देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये भी 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है। क्लियर है। व्हाट आर एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट क्या होता है, तो एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट क्या होता है, उसमें जो भी फिजिकल सिम्टम्स है जो हमको दिखाई देते हैं उसमें क्या होते हैं, जैसे कि झटके, ट्रिमर आना, ठीक है, स्लर स्पीच, जबान का लड़खड़ाना, ठीक है, अकास्थेसिया मतलब बेचैनी हो जाना, ठीक है, डिस्टोनिया, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, ये सारे चीज़ें क्या है, फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं किसका, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स के। क्लियर है। आर प्राइमली एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर डोजिंग, और ये कब होता है, जब इम्प्रॉपर डोजिंग हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं ड्रग्स का, तो इस समय जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट है वो ये सब शो होता है। क्लियर है। ये हमारा 2 मार्क्स का सवाल था, तो 2 मार्क्स के सवाल में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। देखिए 2 मार्क्स का सवाल में पूछा है, देखिए 2018 और 19 के पेपर में पूछा है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो बेशक आप निश्चिंत रहे और इसको सॉल्व करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में ये सब रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस, जो भी नेचुरल और एक्वायर्ड टॉलरेंस होता है उसको जो है डिफाइन कीजिए। अच्छा, नेचुरल का मतलब होता है बाय बर्थ, मतलब कि नेचर के द्वारा। तो जो नेचुरल टॉलरेंस है, द स्पेसिफिक सोज लेस सेंसिटिव टू द ड्रग, मतलब कि नेचर के द्वारा पहले से मौजूद होता है शरीर के अंदर। आप एक लाइन और इसमें अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, दिस इज प्रेजेंट बाय बर्थ और ये बाय नेचर, ठीक है। द स्पेसिफिक सोज लेस टॉलरेंस लेस सेंसिटिविटी टू द ड्रग, जैसे कि कोई ड्रग होता है उस पर क्या होता है कि कोई कोई जानवर के अंदर वो काम नहीं करता, जैसे कि रैबिट है, वो एट्रोपिन जो है, वो एट्रोपिन के लिए वो टॉलरेंस क्रिएट कर देता है। क्लियर है। उसके शरीर में एट्रोपिन काम नहीं करता है, काम कम करता है। क्लियर है, समझ में आया। उसी तरह एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या होता है, जैसे कि एडिक्शन, आप किसी भी ड्रग को लेते लेते उसका आदत हो गया, आदत होने की वजह से क्या हो रहा है, अब वो ड्रग आपके बॉडी में जाने के बाद से टॉलरेंस क्रिएट कर रहा है, अब कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर डोजिंग के लिए आपको हायर डोज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्वायर्ड टॉलरेंस, आप खुद को, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, खुद से एक्वायर्ड करना, ठीक है। तो एक्वायर्ड टॉलरेंस का मतलब हो गया डेवलप्स ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग द पेशेंट हु वाज इनिशियली रेस्पॉन्स टू बिकम टॉलरेंस, पहले वो ड्रग उसके शरीर में जाता था तो काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस क्या हो गया, वो टॉलरेंस क्रिएट करने लगा। समझ में आया। जैसे कि बार बार अल्कोहल लेने के, अब पहले 1 गिलास पी रहे हैं तो आपको नशा चढ़ जा रहा है, अब 2 गिलास पी रहे हैं तो भी नहीं चढ़ रहा, तो वो टॉलरेंस हो गया कि 1 गिलास पीने के बाद से जो है दूसरा गिलास पियेंगे तब जाकर के आपको इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही कोई ड्रग का एडिक्शन होता है तो उस सारे ड्रग्स में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, वो एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है उस चीज़ की। समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ पर क्या, एक्वायर्ड टॉलरेंस का मतलब ये हो गया कि बारबिचुरेट्स, जैसे कि एग्जांपल में अपवाइड नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग टॉलरेंस, ये सब क्या टॉलरेंस को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये भी 2 नंबर का सवाल है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोल्कापोन एंड रेसाग्लीन, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है। तो कैसे काम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टोल्कापोन, सबसे पहले देख लेते हैं टोल्कापोन का। द प्रीसियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द टोल्कापोन इज अननोन, इसका जो है मतलब कीमती, एक तरह से कह सकते हैं अभी तक जाना नहीं गया है, लेकिन माना ये जाता है, बट इज बिलीव टू बी रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू इनहिबिट कॉम्ट टी, इसको माना यह जाता है कि वो कॉम्ट टी को जो है इनहिबिट करता है। इनहिबिट किसको करता है, कॉम्ट को, ठीक है, COMT, कॉम्ट को। इसका भी फुल फॉर्म है, आपको बताएंगे क्या होता है, नीचे आप जैसे जाइएगा तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉम्ट को इनहिबिट करता है एंड अल्टर द प्लाज्मा फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक ऑफ लीवोडोपा, जैसे कि ये क्या करता है कि अल्टर करता है, यानी अल्टर करता है कि प्लाज्मा फार्माकोकाइनेटिक, जो भी प्लाज्मा में मौजूद है लीवोडोपा, उसके जो है लेवल के साथ छेड़छाड़ करता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग इन प्लाज्मा लीवोडोपा कंसंट्रेशन, जो भी लीवोडोपा कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कहाँ, प्लाज्मा में। समझ में आ रहा। अल्टर का मतलब उतार चढ़ाव। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेसेग्लीन।
रेसाग्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रेसाग्लिन इज ए हाईली सिलेक्टिव एंड पोटेंट प्रोपार्जिल अमाइन इनहिबिटर। क्या है? प्रोपार्जिल अमाइन इनहिबिटर। अब देखिए इसमें क्या था, ये इनहिबिट करता है कॉम्पिटी को, लेकिन इसमें क्या इनहिबिट कर रहा है? प्रोपार्जिल अमाइन इनहिबिटर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? MAO टाइप बी। समझ में आया? मोनो अमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी को इनहिबिट करता है। इसके प्रोपार्जिल अमाइन यानी मोनो अमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी के जो प्रोपार्जिल अमाइन है उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। कौन? रेसाग्लिन। क्लियर है? लाइक अदर्स सिमिलर प्रोपार्जिल अमाइन इनहिबिटर, रेसाग्लिन बाइंड्स कोवैलेंटली टू N5 नाइट्रोजन ऑफ फ्लेविन रिसाइड्यू ऑफ MOA। जो MAO होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है 5 नंबर पे, N5 यानी 5 नंबर पे उससे कोवैलेंटली अटैच होता है। कौन? रेसाग्लिन। समझ में आया? अदर जैसे कि जो भी प्रोपार्जिल इनहिबिटर है उनका भी काम यही होता है, उसके जैसा भी यही काम करता है रेसाग्लिन। क्या करता है? जो MOA है यानी मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज है, उसके नाइट्रोजन के 5वें नंबर पे यानी 5वां नाइट्रोजन पे जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा वो क्या होता है? बाइंड कर जाता है। फिर बाइंड करने के बाद से क्या होता है? रिजल्टिंग इन द इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। यहाँ पे इरिवर्सिबल, ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हो जाता है। क्लियर है? इरिवर्सिबल मानी दोबारा से वो बाइंड करने के बाद से छूटता नहीं है। समझ में आया? रिवर्सिबल होता है कि बाद में अटैच हुआ फिर डिसअटैच हो गया, लेकिन ये जा करके परमानेंटली बाइंड हो गया। ये चीज़ क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाई ड्रग डिपेंडेंसी। ड्रग डिपेंडेंसी के बारे में क्या समझते हैं? वही चीज़ है जो डिस्कस किए हैं ऊपर, एडिक्शन। ड्रग डिपेंडेंसी को दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे? एडिक्शन, यानी आपको लत लग गई है। समझ में आया? ड्रग डिपेंडेंसी मीन्स पर्सन, जैसे कि पहले जो है वो दवा को ले रहा था तो नॉर्मल फील कर रहा था, लेकिन वो जो है ये नहीं, ये चीज़ यहाँ पर नहीं, ये चीज़ कह रहा है कि अगर वो दवा नहीं लेगा, ड्रग डिपेंडेंसी में हो गया कि दवा नहीं लेगा, वो प्रॉपर डोज नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा? वो अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा, सिम्टम्स उसके अंदर दिखने लगेंगे, वो जो है एकदम परेशान होने लगेगा। व्हेन दे आर ट्राइंग टू क्विट और रिड्यूस देयर ड्रग यूजेज। जो भी जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो या तो वो एडिक्शन के मामले में हो या फिर वो डेली डोज के मतलब हो। जैसे कि आपने शुगर की दवा डेली लेना स्टार्ट कर दिया, अगर वो बंद कर दिया तो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारा सिम्टम्स देखने को मिल जाए और आपके शरीर उस चीज़ को डिमांड करेगा कि नहीं, हमको ये गोली बाहर से मिल रही थी तो हमको चाहिए, ठीक है। तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा और वो सिम्टम्स तरह तरह के शो करने लगेगा। क्लियर है? जब वो उस चीज़ को छोड़ना चाहेगा, दवा को बंद करना चाहेगा, जो भी ड्रग यूज़ कर रहा है उसको बंद करना चाहेगा, तो उसके साथ यही दिक्कत आएगा। इट कैन हैव निगेटिव इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड बिहेवियर। ये उनके शरीर में जो भी हेल्थ है, उनका बिहेवियर, उस पर निगेटिव इफेक्ट डालता है ये। और ड्रग डिपेंडेंसी का मतलब ऐसे समझेंगे कि वो पहले क्या हुआ कि वो नॉर्मल डोज ले रहा था तो उसको इफेक्ट शो कर रहा था, बाद में उस चीज़ के लिए वो क्या हो गया? टॉलरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि वो बार बार उस चीज़ के लेने की वजह से क्या हुआ कि उसके शरीर में टॉलरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो उसको हायर डोज उसको लेना पड़ रहा है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं 7 नंबर वाला सवाल। 7 नंबर वाला सवाल में सबसे पहला सवाल ये है कि एंटी पार्किंसन ड्रग क्या है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन आपको करना है। राइट एंटी कोलिनर्जिक, वाई एंटी कोलिनर्जिक आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है क्यों इस्तेमाल किया जाता है पार्किंसन डिजीज को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये सवाल 10 नंबर का होता, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटी पार्किंसन यानी पार्किंसन डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ होता क्या है, ठीक है, और उसका डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद से लिखते हैं एंटी पार्किंसन ऐसे ड्रग को बोलते हैं जो कि पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के काम आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम उसका जो भी क्लासिफिकेशन है लिखते हैं। समझ में आया?
तो कंटेंट ऐसे ही बढ़ाते हैं। अगर 10 नंबर में पूछ दे तो ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटी पार्किंसन जो ड्रग है इसके क्लासिफिकेशन का बात करते हैं, ठीक है। तो एंटी पार्किंसन जो ड्रग है इसको दो भाग में पहले डिवाइड किया गया, ठीक है। जो भी ये क्लासिफिकेशन लिए केडीटी से लिए हैं, और ये जो भी हम लोग ये ड्रग का नाम लिखे, अगर आपको ये ड्रग का नाम याद नहीं होता है तो आपको पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप दूसरे ड्रग का नाम याद कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल तो सबका याद करना ही करना है। हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। एंटी पार्किंसन ड्रग, ठीक है, उसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया। पहला क्या, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, जो ड्रग ऐसा ड्रग जो कि डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, जो कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। डोपामिनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम दोनों को अफेक्ट करने वाले ड्रग अलग अलग है, ठीक है। देखिए जो ये है ड्रग डोपामिनर्जिक सिस्टम वाला है, इसको फर्दर जो है आगे क्लासिफाई किया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो पहला 4 देख लेते हैं। डोपामीन प्रिकर्सर लीवोडोपा, ठीक है। पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कार्बिडोपा, बेंसर अजाइड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसका याद कर लीजिएगा। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यानी उसके जैसा, एंटागोनिस्ट यानी उसके अपोजिट, तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ब्रोमो क्रिप्टीन, और दूसरा क्या है, रोपिन रोल, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, पारामेप एक्सोल, क्लियर है। ये 3 एग्जाम्पल है, आपको इसको याद कर लेंगे अच्छे से। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी, टाइप बी का जो इनहिबिटर है वो कौन है, अभी हम लोग पढ़े हैं सिलेजिलिन और एसेग्लिन, क्लियर है। कॉम्ट टी इनहिबिटर क्या हो जाएगा, एंटाकैपोन और टोल्कापोन, ये दोनों एग्जाम्पल है। 5वां और 6ठा क्लासिफिकेशन का ये पार्ट था, ठीक है। ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट अमांटाडीन, क्लियर है। ये हमारा 6 था पार्ट किसका, डोपामिनर्जिक सिस्टम का, जो ऐसा ड्रग जो डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करता था, क्लियर है। जो अब कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा वो कौन कौन से होंगे देखेंगे हम लोग। सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक दो। तो सेंट्रल कोलिनर्जिक में कौन कौन से, तो ट्राई हेक्सीफेनिडाइल, देखिए इसको तोड़ तोड़ के याद करेंगे, ट्राई हेक्साइल फेनिडाइल, ठीक है। प्रोसाइक्लिडीन, बाइपेरिडीन, ये 3 एग्जाम्पल है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स का, ट्राईहेक्साइल फेनाइलडीन और प्रोसाइक्लिडीन और बाइपेरिडीन। प्रोसाइक्लिडीन बाइपेरिडीन भी याद कर लेंगे तो भी ठीक है, ये दोनों आप याद कर लेंगे। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में कौन कौन से, तो ऑर्फेनाड्रीन, क्लियर है। प्रोमिथाजीन, समझ में आ रहा, तो प्रोमिथाजीन ऐसे आप याद कर लेंगे, क्लियर है। एंटी हिस्टामिनिक में ऑर्फेनाडीन और प्रोमिथाजीन याद हो जाएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था किसका, एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन था। अब इसका दूसरा सवाल था कि क्यों एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को हम लोग पार्किंसन डिजीज के में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो देखते हैं क्यों इस्तेमाल करते थे, जो कि एंटी कोलिनर्जिक आर द क्लास ऑफ द मेडिकेशन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, पर्टिकुलरली द ट्रीमर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। जो भी पार्किंसन डिजीज था उसके जो भी लक्षण थे, उसका जो भी झटके वगैरह आते थे, उन सब चीज़ को हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। और दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वाज द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज। ये पहला ऐसा फार्मास्यूटिकल ड्रग था जो कि हम लोग इस्तेमाल करते थे किसका, पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने में। बट दे आर नॉट एज इफेक्टिव एंड एलिविएशन द मोटर सिम्टम्स ऑफ द कंडीशन कंपेयर टू द अदर ट्रीटमेंट लाइक कार्बिडो प्लीवोडोपा, कार्बिडो प्लेपा लीवोडोपा। तो ये जो ड्रग है बाद में जो डिस्कवर हुआ उसके जैसा इफेक्ट शो नहीं करता था, ये हम लोग को बाद में पता चला। लेकिन पहले तो हम लोग सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए तो यही इस्तेमाल करते थे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ही इस्तेमाल करते थे। समझ में आया। थेरेपी एंड डोपामिन एगोनिस्ट, जो भी डोपामिन एगोनिस्ट है या फिर कार्बिडोपा लीवोडोपा,
कार्बिडोपा, कार्बिडोपा लीवोडोपा जो भी है, कार्बिडोपा लीवोडोपा और डोपामीन एगोनिस्ट जो दो ड्रग हैं, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ड्रग करने का, तो उसमें जो इफेक्ट शो करता है वो ज़्यादा अच्छा तरीके से इफेक्ट शो करता है एज़ कम्पेयर टू एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है पहले के ज़माने में जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, फर्स्टली जो पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे एज़ कम्पेयर टू कार्बिडोपा लीवोडोपा और डोपामीन एगोनिस्ट। क्लियर है? इन दोनों से क्या होता है, कम इफेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स मे बी यूज्ड एज एन एडिशनल ट्रीटमेंट टू हेल्प द रिलीव द ट्यूमर ऑफ पीडी। जो भी ड्रग हम लोग इस्तेमाल करें वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पार्किंसन डिजीज़ को के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि जो भी ट्रीमर झटके वगैरह आते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए एडिशनल ड्रग की तरह हम लोग एंटीकोलिनर्जिक उसको दे सकते हैं। क्लियर है? दे मे बी पार्टिकुलेट यूज्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ द पार्किंसन डिजीज व्हेन सिम्टम्स इज माइल्ड। जो भी सिम्टम्स अगर शुरू में ही देखना स्टार्ट हो गए हैं तो उन कंडीशन में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरप्रोमाजीन इन डिटेल। जो भी क्लोरप्रोमाजीन का फार्माकोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये सवाल कितने नंबर पे है? 7 नंबर में। अगर ये सवाल 10 नंबर में आता है तो हम इसको कैसे लिखें? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्लोरप्रोमाजीन कौन से कैटेगरी का ड्रग है और इसका क्लासिफिकेशन किस क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है? और इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ये चीज़ें बातें अगर लिखेंगे तो आप जाहिर सी बात है 10 नंबर में आपको कंटेंट मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरप्रोमाजीन के बारे में। चलिए देखते हैं। क्लोरप्रोमाजीन इज ए साइकोट्रोपिक एजेंट इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया डिजीज जो है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरप्रोमाजीन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? इट ऑल्सो एक्सर्ट सीडेटिव एंड एंटी इमेटिक एक्टिविटी। एंटी इमेटिक, इमेटिक यानी उल्टी होने वाली, तो जो उल्टी को रोकने वाले हैं, ठीक है, सीडेटिव है, इसको भी एक्टिविटी को एक्सर्ट्स करते हैं। क्लियर है? Chlorpromazine has action to all level of central nervous system, primarily at subcortical level as well as multiple organ system. देखिए, क्लोरप्रोमाजीन हैज एक्शन ऑफ ऑल लेवल, ये वाइड वैरायटी ऑफ कैटेगरी में आता है, जैसे कि ऑल लेवल पे काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी है, प्राइमरीली एंड सबकॉर्टिकल लेवल। प्राइमरीली यानी शुरुआत में, मतलब कि बेसिक, प्राइमरीली एट सब कॉर्टिकल लेवल एज वेल एज मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, हमारे ऑर्गन पे भी काम करता है और सब कॉर्टिकल लेवल पे भी काम करता है। क्लियर है? तो क्लोरप्रोमाजीन हैज ए स्ट्रॉन्ग एंटी एड्रीनर्जिक एंड वीकर पेरिफेरल एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। देखिए इस चीज़ को समझेंगे, क्लोरप्रोमाजीन जो है स्ट्रॉन्ग एंटी एड्रीनर्जिक है। स्ट्रॉन्ग एंटी एड्रीनर्जिक, एंटी एड्रीनर्जिक मतलब जो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट वगैरह हम लोग पढ़े थे वो चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसका एंटी एड्रीनर्जिक वाला बात कर रहा है ये। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एड्रीनर्जिक है और वीकर पेरिफेरल एंटीकोलिनर्जिक। क्लियर है? एक्टिविटी को शो करता है। गैंग्लियन ब्लॉकिंग वाला का काम करता है। गैंग्लियन ब्लॉकिंग एक्शन इज रिलेटिवली स्लाइटली, गैंग्लियन ब्लॉकिंग जो है थोड़ा सा ये उसको भी क्या करता है? ब्लॉक करता है। देखिए इसका फार्माकोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं कि ये इसका मोड ऑफ एक्शन वगैरह ये सब सारी चीज़ें इसमें आ गया है। ठीक है? इट ऑल्सो प्रोसेस द स्लाइटली एंटी हिस्टामिनिक, जो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसको रोकने के लिए, एंड एंटी सेरोटोनिक एक्टिविटी, जो भी सेरोटोनिन से रिलेटेड एक्टिविटी है तो उसको रोकने के लिए ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्लाइटली यानी हल्का सा इसका इफेक्ट ये भी होता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं आगे। क्लोरप्रोमाजीन इज ए फिनोथायाजीन एंड ट्रेडिशनल एंटी साइकोटिक एजेंट विथ एंटी इमेटिक एक्टिविटी। देखिए ऊपर भी हम लोग पढ़ा एंटी साइकोटिक और एंटी इमेटिक, यानी साइकोटिक यानी जो भी आपके बिहेवियर्स हैं सीएनएस नर्वस सिस्टम में, जो सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया था वही तो एंटी साइकोटिक एजेंट्स होते हैं। तो वो उसके जैसा हम लोग, जैसे कि फिनोथायाजीन, क्लोरप्रोमाजीन इज ए फिनोथायाजीन एंड ट्रेडिशनली एंटी साइकोटिक एजेंट विद द एंटी इमेटिक एक्टिविटी। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखते हैं। क्लोरप्रोमाजीन एक्सर्ट्स एंटीसाइकोटिक इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग, ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी तो शो करता है लेकिन कैसे ब्लॉक करता है? पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिनिक रिसेप्टर इन कॉर्टिकल एंड लिम्बिक एरिया, जो भी ब्रेन का कॉर्टिकल और लिम्बिक एरिया होता है वहाँ पर जो है पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन। देखिए आप
फार्माकोलॉजी में नंबर गेन करने के लिए आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर न्यूरॉन बनाएंगे, न्यूरॉन के जो नर्व टर्मिनल होता है वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा देंगे, और ये क्या है, प्री सिनेप्टिक, और ये है पोस्ट सिनेप्टिक, और यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पूरा पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व देयर बाय प्रिवेंटिंग द एक्सेस ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, जो भी एक्सेस ऑफ डोपामिन रिलीज होता है उसको क्या करता है, देखिए पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर। तो यहाँ पर जो पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन का जो रिसेप्टर है उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कौन ब्लॉक कर दिया, ये जा करके कौन, क्लोरप्रोमाजिन। क्लियर है। तो जब ये ब्लॉक कर दिया तो डोपामिन जो रिलीज हो रहा था वो रिलीज नहीं होगा, और डोपामिन एक्सेस में रिलीज नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, प्रिवेंटिंग द एक्सेस ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। दिस लीड टू रिडक्शन इन द साइकोटिक सिम्टम्स, और ये साइकोटिक सिम्टम्स को रिड्यूस करने में काम आता है, उसी लिए तो एंटी साइकोटिक हो गया ये, सच एज हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन। क्लियर है, हेलुसिनेशन और डिल्यूशन को कम करने में काम आता है। समझ में आया। तो अगर आप फिगर बना देते हैं तो और अच्छा बात है, और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। क्लियर है। क्लोरप्रोमाजिन अपीयर्स टू एक्सर्ट इट्स एंटी इमेटिक एक्टिविटी। क्या करता है, एंटी इमेटिक यानी उल्टी को रोकने के लिए काम करता है। ब्लॉकिंग द डोपामिन रिसेप्टर, जो CTZ सेंटर होता है उसमें डोपामिन रिसेप्टर का क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। कौन, क्लोरप्रोमाजिन, जिससे वजह से एंटी इमेटिक एक्टिविटी है, इमेटिक एक्टिविटी जो है उल्टी आने का जो मन होता है वो रुक जाता है। क्लियर है। CTZ का मतलब केमिकल ट्रिगर जोन, क्या होता है, केमिकल ट्रिगर जोन इन द ब्रेन, ठीक है। देयर बाय रिलीविंग नोजिया एंड वोमिटिंग, इससे क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है। समझ में आया। उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आपको समझ में आएगा कि क्लोरप्रोमाजिन का आपने क्या देखा, डिटेल में फार्माकोलॉजी देखा है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन नूट्रोपिक्स, ठीक है। नूट्रोपिक्स का शॉर्ट नोट्स देखिए देखते हैं। नूट्रोपिक्स नाम से ही क्लियर है। नूट्रोपिक्स जो है, देखिए ये इटैलिक वर्ड है, ये और ये दोनों क्या है, इटैलिक वर्ड, दो इटैलिक वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला और दूसरा। पहला कौन सा है, नूस, और दूसरा क्या है, ट्रोपिन। नूस का मतलब होता है माइंड, और ट्रोपिन्स का मतलब होता है टू टर्न टुवर्ड्स। तो इसका जब हम लोग डिफिनेशन के फॉर्म में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रोपिक्स का मतलब हुआ कि जो हमारे मेमोरी पावर को, लर्निंग पावर को इन्हेंस करेगा, ठीक है, हमारे माइंड को और ताकतवर बनाएगा। तो नूट्रोपिक मीन्स इन्हांसमेंट ऑफ द लर्निंग एंड द मेमोरी। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पैरासीटम वाज द फर्स्ट नूट्रोपिक एजेंट। पैरासीटम क्या है, पहला नूट्रोपिक एजेंट है जो कि डिस्कवर्ड किया गया था, एंड हैज़ बीन लाइसेंस्ड इन मैनी कंट्री, लाइक इनको बहुत सारे कंट्री में बेचा भी जाता था, इंडिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड वगैरह में इनको जो है लाइसेंस मिला था कि यहाँ पर ये इसको आसानी से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्लियर है। कौन सा ड्रग का नाम, पैरासीटम, याद रखेंगे। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ ऑल दीज ड्रग्स आर देयर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ये कहने का मतलब ये है कि एक ही ड्रग है, ड्रग एक ही है, उसका R और S कॉन्फ़िगरेशन, दो हम लोग पढ़े हैं ना, R और S कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टीरियो स्पेसिफिक था। जो ड्रग थे वो क्या थे, स्टीरियो स्पेसिफिक था। हो सकता है उसका R वाला फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव हो और S वाला फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। समझ में आया। हो सकता है कि R वाला ज़्यादा इफेक्टिव ना हो और S वाला इफेक्टिव हो। ये चीज़ क्लियर है नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, माइनर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, थोड़ी सी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, उसके वजह से क्या हो जाएगा कि वो डिफरेंस हो जाएगा। जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें बहुत सारा डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज हुआ यानी R से S हो गया। जैसे कि हम लोग एंटी इपिलेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लेवीटिरासिटम, लेवीटिरासिटम, तो लेवीटिरासिटम एक ड्रग है जिसका देखते हैं उसका जो S एनेंटियोमर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू R। R वाला जो एनेंटियोमर है वो क्या है, इनएक्टिव, क्या है, इनएक्टिव। क्लियर है, समझ में आया। तो थोड़ा सा स्टीरियो स्पेसिफिसिटी समझ में आया कि ये ड्रग जो होते हैं नूट्रोपिक में, जो भी ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज में आने की वजह से उनका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस आ जाता है। समझ में आया। देखिए अदर नूट्रोपिक एजेंट्स, जो भी नूट्रोपिक एजेंट्स है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एनिरासिटम,
फोस्फोरासिटम, नेफिरासिटम, पारामीरासिटम, nebracitum and oxiracetam are the various stages of licensing and investigation। ये ऐसे ऐसे ड्रग हैं जो कि न्यूट्रोपिक एजेंट्स हैं और इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये ड्रग्स के नाम हैं कुछ, एक तरह से कह सकते हैं एग्जांपल्स हैं, इसको याद कर लेंगे अच्छे से तो आप इसको एग्जाम में लिख पाएंगे। क्लियर है? देखिए इनका मेन फीचर ऑफ डिफाइनिंग न्यूट्रोपिक ड्रग्स आर, न्यूट्रोपिक ड्रग्स को डिफाइन करने का मेन फीचर क्या है, मतलब उसका डिफाइनिंग किया गया है, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला काम इनहेंस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, समझ में आया? लिखा हुआ है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको गेन कर पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं, समझ में आया? और ये जो न्यूट्रोपिक्स एजेंट्स है ये तो याद करने में, नई चीज़ों को लर्न करने में तो मदद तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि जो भी आप लर्न यानी सीख चुके हैं, जैसे कि आप गाड़ी चलाना सीख चुके हैं, हो सकता है 1-2 महीना बाद फिर से आपको गाड़ी चलाने को मिले, क्या आप भूल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उस चीज़ को रोकने का काम करते हैं कि नहीं आपने ये चीज़ सीख चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंट द लर्न बिहेवियर टू एजेंट्स दैट टेंड्स टू इम्पेयर देम। क्लियर है? वो यह बात यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन अगेंस्ट वेरियस फिजिकल और केमिकल इंजरी, जो भी सर में चोट वगैरह आ जाता है तो वो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि आपकी याददाश्त वगैरह मेंटेन रहे, खोए नहीं। समझ में आया? अब्सेंस ऑफ द अनयूजुअल निगेटिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग, जो भी इसके निगेटिव साइकोट्रोपिक ड्रग है उसके क्या करते हैं, अब्सेंस ऑफ अनयूजुअल एक्टिविटी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, जो भी एंटी साइकोट्रोपिक एजेंट्स हैं उनका अनयूजुअल एक्टिविटी उसको क्या करता है, अब्सेंट करता है। क्लियर है? समझ में आया? इसमें अब्सेंस ऑफ अनयूजुअल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइकोटिक ड्रग, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये भी कितने नंबर का है, 7 मार्क्स का है, ठीक है? अगर ये 10 मार्क्स का पूछेगा तो हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। किस चीज़ को? सबसे पहले डिप्रेशन को डिवाइड करेंगे, तो डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन होता क्या, डिप्रेशन किस किस कारण से आता है, ठीक है? उसके बाद से एंटी डिप्रेशन के बारे में लिखेंगे, दिस आर द ड्रग विच आर कैन एलिवेट द मूड ऑफ डिप्रेशन एंड इलनेस, डिप्रेशन इलनेस, जो भी डिप्रेशन में आदमी गया है उससे उसको बाहर निकलने के लिए जो हम लोग ड्रग इस्तेमाल करते हैं वही तो एंटी डिप्रेशन में आता है। समझ में आया? ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो और इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ जाएगा, वो हमारा 10 नंबर में चला जाएगा। क्लियर है? देखिए एंटी डिप्रेशन का क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर देखेंगे। देखिए एंटी डिप्रेशन के क्लासिफिकेशन, देखिए सबको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई चारा नहीं है और एग्ज़ाम से पहले आपको ये चीज़ पता चल रहा है कि हाँ एग्ज़ाम में आने वाला है तो अच्छी बात है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इसी टाइप्स के आते भी हैं तो याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि लिख लिख के पढ़े, लिख लिख के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है? तो पढ़ते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज ए, टाइप ए के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर याद कर लेंगे रीमा, रिवर्सिबल इनहिबिटर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप ए। क्लियर है? तो रीमाज याद कर लेंगे और इसका एग्जाम्पल क्या है, मोक्लोबेमाइड, मोक्लोबीमाइड, क्लोरगाइलिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ये दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लेंगे। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसमें क्या है, टीसीएज, जैसे कि नॉन एड्रेना, जब इसमें भी 2 टाइप है, ठीक है? नॉन एड्रेनालिन सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, नॉन एड्रेनालिन 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इमीप्रामाइन, इमीपैरामाइन, इमीट्रिप्टाइलिन, इमीट्रिप्टाइलिन, इसका 2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे, इमीपैरामीन और इमीट्रिप्टाइलिन, ट्रिप्टाइलिन, ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए इसका बी यानी तो पहला क्या था, नॉन एड्रेनालिन और सेरोटोनिन का इनहिबिटर वाला, अब यहाँ पे क्या है, प्रीडोमिनेंटली नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है? एमोक्सापिन, डेसिपारामीन, इसको याद कर लेंगे, ठीक है? एमोक्सापिन और डेसिपारामीन, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रीडोमिनेंटली नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर।
समझ में आया? देखिए क्वेश्चंस जो भी हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो बेहतर है कि आपको याद हो, क्योंकि ये आने के बहुत ज़्यादा चांस भी है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सिटीन, फ्लुवोक्सामीन, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। सर बहुत सारे ड्रग हैं जो कि याद कर लिए हैं और मिक्सअप हो जा रहा है। देखिए आप अगर बार बार उस चीज़ को लिखेंगे तो याद हो जाएगा कि किस में कौन से ड्रग्स आते हैं। समझ में आया? दो दो एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद रखें। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं लेकिन आपको दो दो याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेरोटोनिन एंड नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRIs, ठीक है, SNRIs। तो सेरोटोनिन एंड नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, क्लियर है? इसका एग्जांपल क्या है? वेनलाफैक्सिन, वेनलाफैक्सिन, डुलोजिटीन, डुलोजिटीन, ये दो एग्जांपल है, इसको अच्छे से याद करना। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, क्या है? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, इसमें एग्जांपल याद करेंगे ट्राजोडोन, मियानसेरीन, मियानसेरीन, अमाइन इप्टीन, इसका एग्जाम्पल है किसका? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट का। देखिए याद कर लीजिएगा तो आप क्या ही फ़ायदा होगा कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करें। अब देखते हैं एंटी एंजाइटी एजेंट और इसका क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल आसान है, ज़्यादा क्लासिफिकेशन है नहीं इसमें। सबसे पहले एंटी एंजाइटी एजेंट किसे कहते हैं? ऐसा एजेंट जो कि एंजाइटी से बाहर निकलने का काम करता है, ठीक है। दिस आर एन इल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ड्रग मोस्टली माइल्ड CNS डिप्रेशन, इसमें क्या होता है? CNS डिप्रेशन ज़्यादातर होते हैं। विच आर एम टू बी कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी के सिम्टम्स को कंट्रोल करना, प्रोड्यूस अ रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड, माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। विदाउट इंटरफेयरिंग, जो भी हमारे नॉर्मल फंक्शन है उनको बिना इंटरफेयर किए ये काम करता है, मेंटल और फिजिकल फंक्शन। समझ में आया? अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन इसका 4 ही है, ठीक है। 4 में पहला बेंजोडाइज़ेपिन, दूसरा क्या है? एजाप्रियोन्स और सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, और चौथा क्या है? बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन्स के एग्जांपल है डाइजीपाम, लोराजीपाम, अल्प्राजोलम, ऑक्साजीपाम, क्लोरडायजिपोक्साइड। ये डाइजीपाम, लोराजीपाम, अल्प्राजोलम ये याद कर लेंगे, लिख देंगे। ऑक्साजीपाम, ये सारी चीज़ें तो आप आसान याद भी तो होगा। बेंजोडाइज़ेपिन्स का तो याद ही किए होंगे, ठीक है। तो देखिए एजाप्रियोन्स, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? विस्प्रियोन, जेपिरोन, इसापाप्रियोन, क्लियर है। सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, हाइड्रोक्सीजीन, हाइड्रोक्सीजीन। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोल, प्रोप्रानोल, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।